we are starting with chapter process costing. प्रोसेस कॉस्टिंग की एप्लीकेशन तब होती है जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेसेस में यानी कि डिफरेंट फेजेस में तैयार करती है। ठीक है, अब कंपनी ये भी जानना चाहती है कि उनके हर प्रोसेस में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। मतलब उन्हें इसमें तो इंटरेस्ट है कि प्रोडक्ट बनाने में टोटल कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि एक एक प्रोसेस में कितना खर्चा लगता है। अब ये जानने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि एक प्रोसेस में कितना खर्चा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी जीन्स तैयार करती है। ठीक है, और कैसे तैयार करती है? पहला स्टेप है उनका कटिंग करने का, दूसरा स्टेप है उनका स्टिचिंग करने का, और तीसरे स्टेप में वो लोग बटन और जिप लगा देते हैं और जीन्स रेडी हो जाती है। कैसे तैयार करते हैं जीन्स? पहले कटिंग कर लिया क्लॉथ की, उसके बाद उसकी स्टिचिंग करा लिया, और उसके बाद थर्ड स्टेप में बटन और जिप लगवा लिया। ठीक है, जब कंपनी ये सारे फेजेस को अलग अलग सेपरेटली नहीं देखती थी, तब क्या होता था, कंपनी जीन्स की कॉस्ट निकालती थी और एक जीन्स तैयार करने में 400 रुपए का खर्चा आ जाता था। कंपनी ओवरऑल जब मार्केट से अपने आप को कंपेयर करती थी तो ये पाती थी कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक आ रही है। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता था कि किस फेजेस में कहां पे हमसे गलती हो रही है और कहां मेरी कॉस्ट ज्यादा लग जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोसेसेस को आइसोलेट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि कटिंग में कितना खर्चा लगता है ये हम सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई कटिंग में तो कितने लग जाते हैं, 150 रुपए। फिर स्टिचिंग में कितना लग जाता है, 100 रुपए। कितना हो गया, 250 रुपया। और 150 रुपए बटन और जिप लगवाने में लग जाता है, इसलिए खर्चा कितना आ जाता है, 400 रुपए। लेटर दे आइडेंटिफाइड कि कटिंग तो हमारी 150 रुपए में जो होती है वो सस्ती ही हो रही है। मार्केट में अगर यही हम कटिंग कराने जाएंगे तो कितने की होगी, 200 रुपए में। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि स्टिचिंग कराने में हमारा खर्चा 100 रुपए है, जबकि मार्केट में कहीं भी स्टिचिंग का काम अगर हम आउटसोर्स करेंगे तो ये खर्चा कितना आ जाएगा, 125 रुपए। तो उन्होंने देखा कि बटन और जिप का खर्चा जो हमारे यहां लग रहा है 150 रुपए, ये बहुत ज्यादा लग रहा है। बटन और जिप लगवाने का जो खर्चा है ये मार्केट में अगर हम करवा ले काम, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ कितने में हो जाता है, 70 रुपए में। तो उन्हें समझ में आ गया कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाने के पीछे कारण क्या है, बाकी सब जगह तो सेविंग थी, यहीं पे कॉस्ट क्या हो रही है, अधिक लग जा रही है। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस लेवल पे जाके खर्चे ज्यादा इंकर कर देते हैं और कैसे हम अपनी ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल करें, इसके लिए कंपनी क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में कंपनी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट तो निकालती है, साथ ही साथ क्या निकालती है, हर प्रोसेस की लागत। ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कौन से प्रोसेस कंपनी को खुद करने हैं, और या फिर अगर कंपनी को लगेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस ऐसा है जो हम अपने यहां कराते हैं तो महंगा पड़ रहा है, इस काम को हम क्या करें, आउटसोर्स कर दें। और या फिर हम क्या करें, इस प्रोसेस में चेक करें कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ये बात। प्रोसेस कॉस्टिंग, पहले लिख लीजिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस refers to a distinct stage in manufacturing or production activity. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या चीज होती है, a method of cost accounting whereby costs are charged to
process or operation and averaged over unit produced. जब आप सीधे एक यूनिट की कीमत निकालते हो तो उसे कहा जाता है यूनिट कॉस्टिंग। अभी तक हम लोग ने जितने भी कॉस्टिंग देखी है दैट वाज ए यूनिट कॉस्टिंग। हम लोग सीधे सीधे खर्चे कहां पे डालते थे? प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? खर्चे को पहले प्रोसेस पे डालेंगे और उसके बाद प्रोसेस से उठा के कहां ले आएंगे? प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस करने में कितना खर्चा लगता है और क्यूमुलेटिवली प्रोडक्ट तैयार करने में भी कितना खर्चा लगता है। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में तैयार होता है ए बी सी, तो हम ए प्रोसेस का खर्चा, बी प्रोसेस का खर्चा और सी प्रोसेस का खर्चा भी निकालेंगे। तीनों प्रोसेस के खर्चे को जोड़ देंगे तो किसका खर्चा आ जाएगा? प्रोडक्ट का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और तीनों प्रोसेस के खर्चे को जोड़ के जितनी यूनिट तैयार हुई है उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक यूनिट की कीमत कितनी है। तो ये एक डिफरेंट तरीका है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का, जहां पे हम सीधे सीधे प्रोडक्ट की कीमत नहीं निकालते। अगर हम प्रोडक्ट की कीमत निकाल रहे होते तो क्या कर रहे होते? हम लोग ए का खर्चा, बी का खर्चा और सी प्रोसेस का खर्चा अलग अलग नहीं निकालते। जितना भी खर्चा लगता है उसे क्या करते? जोड़ देते एक साथ और सीधे सीधे यूनिट से डिवाइड कर देते तो हमें सीधे यूनिट की कॉस्ट पता चलती। लेकिन अगर हम प्रोसेसेस पे खर्चे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट का खर्चा निकालते हैं तो ऐसी कॉस्टिंग को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, क्या हमने आपको यह सिखाया कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब यह होता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस में तैयार होते हैं वहां पे हम प्रोसेसेस पे खर्चा निकालते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोसेसेस में तैयार होता है, ये तो सभी प्रोडक्ट के साथ होता है। ठीक है, लेकिन हम प्रोसेसेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उनके खर्चों को हम क्या कर सके? अलग अलग आइडेंटिफाई करें। ठीक है, एक बात बताइए, अभी अभी हमने आपसे कहा जीन्स बनाने के 3 फेजेस, पहला स्टिचिंग करा लिया, पहला कटिंग करा लिया, फिर स्टिचिंग करा लिया और फिर बटन और जिप लगा लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पहले प्रोसेस को पता है क्या बोले? फर्स्ट प्रोसेस को बोलें कि कटिंग करा लिया और सेकेंड प्रोसेस क्या बोले? कि स्टिचिंग करा लिया और बटन और जिप भी लगवा लिया। और स्टिचिंग का ही तो पार्ट है बटन और जिप भी। पता है ये किस पे डिपेंडेंट है कि हम फेजेस कैसे बना रहे हैं, हम प्रोसेस कैसे बना रहे हैं, हम खर्चा कैसे अलग अलग चाहते हैं। हम अगर ये चाहते हैं कि बटन और जिप लगवाई हमें अलग से पता चले तो हम उसको भी क्या करेंगे? एक प्रोसेस बना देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट तो जैसे तैयार होता है बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा। ये तो मेरी कॉस्टिंग टेक्निक है कि हम कैसे कॉस्ट निकालना चाहते हैं। हम जिन जिन प्रोसेसेस के खर्चे अलग अलग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम वो क्या करते हैं? प्रोसेस बना देते हैं। ठीक है बात। अब प्रोसेस हम लोग क्यों डिफरेंट बना रहे हैं? क्यों अलग अलग प्रोसेसेस बना रहे हैं? क्यों नहीं सीधे एक साथ कीमत निकाल दे रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर मेरे प्रोडक्शन की लागत बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो काम हम क्या करते हैं? बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कुछ काम हम क्या कर रहे हैं? इनएफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्शन लागत बढ़ जा रही है। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ऐसे कौन से फेजेस हैं प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन का ऐसा कौन सा स्टेज है जहां पे जाके हम क्या हो रहे हैं? हम मार खा रहे हैं मार्केट से, हम मार्केट के कंपैरिजन में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लगा दे रहे हैं। हम इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को क्या किए? फेजेस में डिवाइड कर दिए। क्लियर है सबको? नॉर्मल लॉस, loss which is inherent, loss which is inherent in a production process, loss which is inherent in a production process and cannot be controlled is known as normal loss. Loss which is inherent in a production process, and cannot be controlled is known as normal loss.
अगर लॉस ऐसा है कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हो के रहेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ऐसे लॉसेस को क्या कहा जाता है? नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन 1000 यूनिट, एक्सपेक्टेड लॉस 5%। आपकी प्रोडक्शन 1000 यूनिट होगी और आपका एक्सपेक्टेड लॉस है 5%, ठीक है? तो नॉर्मल लॉस कितना कहा जाएगा? नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 5% इंटू 1000, दैट इज 50 यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक्चुअल लॉस मान लीजिए सिर्फ 30 यूनिट हुआ, तो नॉर्मल लॉस कितना कहा जाएगा? 1000 यूनिट प्रोडक्शन किए, मेरा अनुमान था कि 5% लॉस हो जाएगा, ठीक है? यानी कि हमें लग रहा था कि 50 यूनिट खराब हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 30 यूनिट खराब हुई, तो नॉर्मल लॉस कितना है? 50 यूनिट ही। नॉर्मल लॉस 50 यूनिट ही है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब ही क्या होता है? एक्सपेक्टेड लॉस। अगर मेरी 30 यूनिट ही खराब हुई तो भी हम नॉर्मल लॉस कितने को बोलेंगे? 50 यूनिट। और अगर एक्चुअल में 80 यूनिट खराब हो गई तो भी हम नॉर्मल लॉस कितनी बोलेंगे? 50 यूनिट ही। तो अगर ज्यादा या कम हो जाता है तो उस डिफरेंशियल को क्या कहते हैं, अब वो समझने जा रहे हैं। लिखिए एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है वो लॉस जो कि मैनेजमेंट की इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से, ठीक है, वर्कर्स की गलतियों की वजह से अगर की कोई किस्म का लॉस हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। वो लॉसेस जो एक मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती थी लेकिन उसने कंट्रोल नहीं किया, ऐसे लॉसेस को कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। लॉस विच ऑकर्स ड्यू टू imperfect planning, workers negligence, etc. is known as abnormal loss. These are those loss which could have been controlled by management with proper planning. Loss which occurs due to imperfect planning, workers' negligence, etc. is known as abnormal loss. These are those loss which could have been controlled by management with proper planning. For example, production 1000 unit, expected loss 5%, actual loss 80 unit. प्रोडक्शन 1000 यूनिट, आपकी एक्सपेक्टेड लॉस थी 5%। एक्सपेक्टेड लॉस का ही मतलब क्या होता है? नॉर्मल लॉस, ठीक है? नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट फिर? 50 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में लॉस कितना हो गया? 80 यूनिट। तो 50 यूनिट को तो नॉर्मल लॉस बोलेंगे और 30 यूनिट जो आपकी ज्यादा लॉस हो गई उसे क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है? एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 30 यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग, एबनॉर्मल गेन।
तो देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हमें याद रखना इन चीजों को तो कैसे याद रखेंगे? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब लॉस विच इज मोर देन योर एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? अगर आपकी एक्सपेक्टेड लॉस से आपकी एक्चुअल लॉस क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन, ठीक है। व्हेन एक्चुअल लॉस is less than expected loss, it is known as abnormal gain. Production 1000 unit, expected loss 5%, actual loss 30 यूनिट, तो एबनॉर्मल गेन कितना हो जाएगा? बोलिए आप। 20 यूनिट, 20 यूनिट्स। ठीक है यहां तक? चलिए अब एक एग्जांपल से हम लोग एक प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे की जाती है उसको समझते हैं, मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है प्रोसेस कॉस्टिंग का वो समझने जा रहे हैं। चलिए जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार करने जा रहे हैं दैट इज पिज्जा। हम लोग क्या तैयार करेंगे? पिज्जा तैयार करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोसेस डिसाइड कर लें, फेजेस डिसाइड कर लें कि पिज्जा कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस इसका होगा प्रोसेस 1, पिज्जा ब्रेड। हम पिज्जा ब्रेड को यहां पे बेक करेंगे। कैसे बेक करेंगे? हम लोग ब्रेड लेंगे और बटर लेंगे, फर्नेस पे ब्रेड को रखेंगे, बटर डाल डाल के उसे बेक करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये फर्नेस है, इससे आग निकल रही है, ये इस पे मेरा ब्रेड रखा हुआ है और ये बटर डालते जा रहे हैं, ठीक है। और पिज्जा ब्रेड बेक हो रही है। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा मेरा? ये ब्रेड बेक हो चुकी होगी ऑलरेडी, इस पे हम क्या करेंगे? टॉपिंग लगा देंगे, ठीक है। सारी टॉपिंग जो भी इस पे डाली जाती है, ये सारी सब्जियां इस पे लगा दिया हमने। प्रोसेस 3, इसके बाद हम इस पे केचप लगा देंगे। थर्ड प्रोसेस ये होगा, ये ऑलरेडी बेक किया हुआ ब्रेड है, इस पे टॉपिंग्स लगी हुई है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या लगा दें हम? ब्लू कलर का केचप, ठीक है। एंड आवर पिज्जा विल बी रेडी। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितने खर्चे लगते हैं वो क्या क्या होते हैं? इनपुट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। क्या क्या लगता है एक प्रोसेस में खर्चा? इनपुट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड, ठीक है। क्या मतलब है मटेरियल का? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और बोथ? डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट लेबर, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ओवरहेड इज सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नाउ
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस इनपुट एंड मटेरियल। ठीक है, प्राइमा फेसी तो दोनों क्या लग रही है, एक ही चीज, इनपुट एंड मटेरियल। वी कॉल इनपुट एज मटेरियल 1 एंड वी ऑल्सो कॉल मटेरियल एज मटेरियल 2। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं मटेरियल 1, मटेरियल 2, और वी मे कॉल इट एज इनपुट एंड मटेरियल। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है वो मटेरियल जिससे आउटपुट की क्वांटिटी आपकी डिटरमिन होती है। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन नहीं होती, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन होती है। ठीक है, जैसे यहां पे हम दो मटेरियल यूज कर रहे हैं, बताएंगे क्या क्या। एक तो पिज्जा ब्रेड यूज हो रही है और दूसरा क्या यूज हो रहा है, बटर यूज हो रहा है। ठीक है, एक बात बताइए, 100 पिज्जा ब्रेड हम देते हैं इस प्रोसेस में और 1 किलो बटर देते हैं। ठीक है, बेक की हुई पिज्जा ब्रेड हमें कितनी मिल जाएगी, 100। ठीक है, अच्छा बटर अब 1 किलो नहीं देते, बटर 5 किलो दे देते। अब बताइए बेक की हुई पिज्जा ब्रेड कितनी मिल सकती है, 100 ही मिल सकती है। यानी अल्टीमेटली हम जो पिज्जा तैयार कर सकते हैं, आउटपुट की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम पिज्जा तैयार कर सकते हैं कितना, 100। ठीक है, अगर हमने आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन करने के लिए दो मटेरियल को कंसीडर किया, जिसमें से एक ही मटेरियल ऐसा है जो आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन करा सकता है, हम बटर 1 किलो दे दे, 10 किलो दे दे, आउटपुट की क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। क्या सोच के देखिए, अगर हमने पिज्जा ब्रेड की क्वांटिटी चेंज कर दी, 100 की जगह अगर 80 दे या फिर 120 दे, क्या आउटपुट की क्वांटिटी चेंज होगी, हो जाएगी। अगर हम ब्रेड कम या ज्यादा करेंगे तो पिज्जा की क्वांटिटी भी क्या होगी, कम या ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो आपकी आउटपुट की क्वांटिटी को चेंज करते हैं, और कुछ मटेरियल कैसे होते हैं जो आपकी आउटपुट की क्वांटिटी को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो बटर इसमें से ऐसा है जो आउटपुट की क्वांटिटी को चेंज नहीं करेगा, पता है उसे क्या बोलेंगे हम, मटेरियल। ये बटर जो है ये मेरा मटेरियल है। ठीक है, और इनपुट किसे कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं जो आउटपुट की क्वांटिटी को चेंज कर सकता है। तो वो क्या है हमारे एग्जांपल में, पिज्जा ब्रेड। क्लियर है यहां तक बात सबको। अब आपको हमें यह बताना है कि इनपुट और मटेरियल ये दोनों डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, दोनों डायरेक्ट मटेरियल है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट भी डायरेक्ट मटेरियल है और मटेरियल भी क्या है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इनपुट और मटेरियल हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, इनपुट वो मटेरियल जो आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन करेगा, और मटेरियल वो मटेरियल जो आउटपुट की क्वांटिटी को डिटरमिन नहीं करेगा। अब एक बात समझिए, जैसे ही हम इतनी बात कहेंगे तुरंत आप कहोगे कि मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल तभी कहलाता है जब वो क्या कर सकता है, आउटपुट की क्वांटिटी को डिटरमिन कर सकता है। लेकिन यहां पे मटेरियल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पता है, यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं कराते, प्रोसेस से आइडेंटिफाई कराते। अगर एक मटेरियल सिर्फ इस प्रोसेस में लगता है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर दिस प्रोसेस है, तो पता है वो मटेरियल क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। अगर एक मटेरियल का खर्चा यहां भी लगता है, यहां भी लगता है, यहां भी लगता है, तो पता है वो मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। आई बात समझ में। अब यहां पे खर्चा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तभी होता है जब आप ये कह सकते हो कि खर्चा अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस का है देन इट इज डायरेक्ट, अगर एक खर्चा तीनों प्रोसेस का है देन इट इज इनडायरेक्ट। एक बात बताइए, जो लेबर मेरा प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अच्छा जो सुपरवाइजर होता है वो कौन होता है, इनडायरेक्ट लेबर। सबको पता है ये बात कि जो प्रोडक्शन करता है वो लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर, और सुपरवाइजर जो है वो क्या है मेरा, इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं तो अगर इसका एक सुपरवाइजर है, ठीक है, जिसको हम 8,000 रुपए देते हैं, इसका सुपरवाइजर है 9,000 रुपए देते हैं, इसका सुपरवाइजर है उसको 7,500 रुपए देते हैं, पता है ये सुपरवाइजर का खर्चा भी क्या है इन प्रोसेस के लिए, डायरेक्ट लेबर। क्योंकि अगर एक सुपरवाइजर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ही देखता है तो वो उसका खर्चा क्या है, डायरेक्ट खर्चा। अगर मान लीजिए इन तीनों प्रोसेसेस को देखने के लिए हम एक सुपरवाइजर लगा दें जिसकी तनख्वाह कितनी है, 8,000 रुपए, तो अब इस 8,000 रुपए को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें और इसमें बांटना पड़ेगा। अब इस खर्चे को पता है क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, ओवर। आई बात समझ में। तो फिर से ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग करना और यूनिट कॉस्टिंग करना एकदम अलग अलग चीज होती है। जब हम यूनिट कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, सीधे प्रोडक्ट की कीमत निकालते हैं, तो खर्चे आइडेंटिफाई किससे कराए जाते हैं, प्रोडक्ट से। लेकिन जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हो तो खर्चे को आइडेंटिफाई प्रोडक्ट से नहीं कराना है, किससे आइडेंटिफाई कराना है, प्रोसेस से। आपको यह देखना है कि अगर एक खर्चा एक प्रोसेस पे सीधे सीधे जा रहा है देन इट इज डायरेक्ट। अगर एक खर्चा प्रोसेस पे बांटना पड़ रहा है, आपको कोई रीजनेबल बेसिस लेके खर्चे को बांटना पड़ रहा है देन इट इज
इनडायरेक्ट एंड देन इट इज ओवरहेड। ठीक है, एक सीधा सा एग्जांपल, सुपरवाइजर इन द केस ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज indirect labor, whereas in the case of process costing, if the supervisor is only and only for a particular process, then it is direct labor cost for a particular process. ठीक है, इनपुट और मटेरियल हमें समझ में आ गया। लेबर क्या है? वो सारे लेबर जो सिर्फ इस प्रोसेस के लिए काम करते हैं, वो क्या है? इस प्रोसेस की लेबर। ठीक है, क्या वो प्रोडक्शन लेबर हो जरूरी है? नहीं, अगर वो इस प्रोसेस का सुपरवाइजर है तो भी क्या है? लेबर। ठीक है, देन कम्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर खर्चा जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए लग रहा है और वो मटेरियल और लेबर भी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये फर्नेस जो है वो किराए पे आया है। ये फर्नेस हम किराए पे लाए हैं। ठीक है, और इसका किराया है 5,000 रुपए। ये फर्नेस कहीं और यूज नहीं होता है, तो इसका किराया कहां चार्ज होगा? डायरेक्टली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ठीक है, तो अब इस खर्चे को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए हम एक फर्नेस लेके आते हैं और फर्नेस इस प्रोसेस में भी यूज होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, और हम किराया उसका 8,000 रुपए दे रहे हैं। तो अब 8,000 रुपए के किराए को क्या करना पड़ेगा? हमें तीनों प्रोसेस में बांटना पड़ेगा। अगर एक खर्चा बांटना पड़ गया तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट, उसे कहा जाता है ओवरहेड। आई बात समझ में सबको? मान लीजिए ये फर्नेस तीनों प्रोसेस में यूज हो रहा होता, तो हम इसके किराए के खर्चे को क्या करते? तीनों प्रोसेस में बांट देते, और तीनों प्रोसेस में बांट देते, इसका मतलब ये खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट। अब इसे क्या कहा जाता? ओवरहेड। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जो खर्चा एक प्रोसेस में नहीं लगता है, अलग से लगता है, और उस खर्चे को हम क्या करते हैं? बांट देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? ओवरहेड। ठीक है, खर्चा सीधे यहां नहीं लग रहा है, ये तो खर्चा कहीं से बट के आया है। ठीक है, इसके अलावा बाकी खर्चे कैसे हैं? जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लग रहे हैं। ठीक है, अब हम इन सारे खर्चों को जोड़ देते हैं। इनकी जो जोड़ आती है वो अगले प्रोसेस की कहलाती है इनपुट। फिर इसमें क्या क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा और लेबर लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, ओवरहेड लगेगा। इस प्रोसेस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? टॉपिंग यूज कर रहे हैं। क्या क्या यूज कर रहे होंगे? पनीर यूज कर रहे होंगे, टमाटर यूज कर रहे होंगे, शिमला मिर्च यूज कर रहे होंगे, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, ये टॉपिंग की क्वांटिटी अगर हम बढ़ा के दे दें अपने वर्कर्स को, ठीक है, या फिर थोड़ा कम दे दें, ठीक है, क्या इससे वो लोग अपनी आउटपुट की क्वांटिटी को बढ़ा पाएंगे? मान लीजिए रिक्वायर्ड जो था उसमें था कि 2 किलो पनीर, ठीक है, 1 किलो शिमला मिर्च, 1 किलो टमाटर, ठीक है, और हमने क्या किया? ये सारी क्वांटिटी डबल कर दी। कैन दी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पिज्जा? नो। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड था उनको? पिज्जा ब्रेड। ठीक है, इस प्रोसेस में हम जितनी भी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारी की सारी क्या होंगी? मटेरियल। ठीक है, क्या हम सब्सिक्वेंट प्रोसेस में कोई भी ऐसा मटेरियल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ जाए? जब बताइए, यहां ऐसा हम कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ जाए? सोच के देखिए, क्या ऐसा हम यहां पे कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ जाए? नहीं। अगर पिज्जा ब्रेड ही इंट्रोड्यूस कर दें तो, अगर हमने पिज्जा ब्रेड ही यहां इंट्रोड्यूस कर दिया तो आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? बोलिए, पिज्जा ब्रेड अगर हमने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया तो आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। एक बात बताइए, अगर हमने यहां पिज्जा ब्रेड इंट्रोड्यूस कर दिया, आपका कहना तब ये हो जाएगा कि पिज्जा ब्रेड पे सर टॉपिंग रखिए, केचप रखिए, पिज्जा तैयार हो गया। बेक कहां हो पाया? इस प्रोसेस में आपने कुछ भी इंट्रोड्यूस किया, आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ ही नहीं सकती। जस्ट सोच के देखिए, अगर इस प्रोसेस में हम पिज्जा ब्रेड इंट्रोड्यूस करके आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं तो फिर ये प्रोसेस आपने किया ही क्यों था? बात समझ में आ रही है? यानी इस प्रोसेस, पहले प्रोसेस के बाद कुछ भी इंट्रोड्यूस कर लो, कभी भी आपकी आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती। आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ाने वाला मटेरियल कहां यूज हो सकता है? प्रोसेस 1 में। ठीक है, वहीं से होते हुए कुछ होते हुए क्या होगा? सब्सिक्वेंट प्रोसेस पे आएगा और आउटपुट आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है,
यहां पे हम जितना भी मटेरियल यूज करेंगे, सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जितना भी मटेरियल यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमेशा मटेरियल। ठीक है, तो ये जो टॉपिंग वाले मटेरियल है ये सब क्या है? मटेरियल। यहां पे फिर से समझिए, यहां पे हमने यहां पे 100 पिज्जा ब्रेड दी थी, यहां पे 100 ब्रेड दी थी और 1 किलो बटर दिया था। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम आउटपुट कितना आया होगा? 100 आ सकता है या फिर 100 से कम आ सकता है। 100 से ज्यादा आ सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता। 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि 100 ब्रेड ही दिया था हमने। ठीक है, कुछ हो सकता है बेक करने में खराब हो गई हो तो वो क्वांटिटी 100 से कम हो सकती है। मान लीजिए यहां पे 98 रेडी हुई तो यहां पे कितनी जाएगी? 98। ठीक है, अब बेक किया हुआ, जितना भी बेक किया हुआ ब्रेड है उसके जितने खर्चे हैं, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? बाकी सारे खर्चे और जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट क्या कहलाएगा? ये इनपुट इज दिस इनपुट। हाँ, बेक्ड ब्रेड, बेक किया हुआ जो ब्रेड है वो क्या है इस प्रोसेस के लिए? इनपुट। और उस पर हमने टॉपिंग लगाई, लेबर जो ये काम कर रहा है सारे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई और खर्चा लगा है तो हो सकता है ना भी लगा हो, और उसके बाद सारे इनडायरेक्ट खर्चे इसमें जोड़ दिए तो ये आ गई टोटल इसकी। अब इसको यहां पे हम क्या कहते हैं? इनपुट। जो ये टोटल है यही यहां पे क्या कहलाएगी? तीसरे प्रोसेस की इनपुट कहलाएगी। इसमें लगाएंगे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। जल्दी बताइए केचप क्या है इसमें? इस प्रोसेस में केचप लगाए वो क्या है? ये मटेरियल। इनपुट क्या है इस प्रोसेस का? बेक्ड ब्रेड विथ टॉपिंग। बेक्ड ब्रेड विथ टॉपिंग जो है वो इस प्रोसेस का इनपुट है। बेक्ड ब्रेड विथ टॉपिंग। अब जल्दी से हमको बताइए, अगर हमें टोटल कॉस्ट जाननी हो तो इन तीनों प्रोसेस के खर्चे को जोड़ दें। जल्दी बोलिए, जोड़ दें? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि अगर टोटल कॉस्ट जाननी हो तो इन तीनों प्रोसेस के खर्चे को सर जोड़ दीजिए? नहीं जोड़े? कहां है टोटल कॉस्ट? फिर ये रही, दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये कैसे हो गई? पता है, पहले प्रोसेस का जितना खर्चा था वो जोड़ते हुए हम यहां पहुंचे थे। तो पता है ये तो पहले प्रोसेस का खर्चा था और ये क्या था? प्रोसेस 1 एंड 2 का मिला के खर्चा था। और यहां पे कौन सा खर्चा आया है? प्रोसेस 1, 2 एंड 3 तीनों का मिला के खर्चा आया है। देयरफॉर दिस इज टोटल कॉस्ट। अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट जाननी हो तो क्या करना है? बस इसको यूनिट से डिवाइड करना है। क्लियर है बात सबको? तो देखिए यही तरीका होता है। ये ओवरऑल हमने आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठाया कि प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आपको भी इस डायग्राम से हमेशा याद रहेगा कि प्रोसेस 1 में प्रोसेस 1 का खर्चा आता है। जब 2 से बाहर निकलते हैं तो 1 एंड 2 का खर्चा आ चुका होता है, और आखिरी प्रोसेस से जब निकलते हैं तो टोटल खर्चा आ चुका होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इनपुट को हम लोग मटेरियल 1 भी बोलते हैं और मटेरियल को क्या बोलते हैं? मटेरियल 2। ठीक है, एट टाइम्स कभी कभी यू विल फाइंड कि प्रोसेस 1 में सिर्फ एक ही मटेरियल यूज हो रहा है। यहां पे तो 2 मटेरियल यूज हो रहा था ना, पिज्जा ब्रेड और बटर। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे कि पहले प्रोसेस में एक ही मटेरियल यूज हो रहा है। हम जानना आपसे ये चाहते हैं, अगर एक ही मटेरियल यूज हो रहा होगा तो वो क्या होता होगा? इनपुट होता होगा, मटेरियल होता होगा, या दोनों में से कोई भी हो सकता है? जो आपका दिमाग कहता है वो बताइए। अगर पहले प्रोसेस में एक ही मटेरियल इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो क्या होता होगा? इनपुट होता होगा, मटेरियल होता होगा, या दोनों में से कोई भी हो सकता है? हाँ, इनपुट ही होता होगा, गारंटी के साथ इनपुट होता होगा। क्यों? अगर एक ही चीज यूज हो रहा है और वो भी आप कहोगे आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन नहीं करेगा, तो फिर आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन कौन करेगा? ठीक है, एक ही चीज यूज हो रहा है और आपने ये कह दिया कि सर इससे आउटपुट नहीं बनता, इसकी वजह से आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन नहीं होती, तो भाई आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन किससे होती है? क्लियर है बात सबको? तो कुछ चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं? रट के तैयार हो जा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें एक ही मटेरियल दिखा तो वो गारंटीड क्या है? इनपुट। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, अगर सिर्फ एक ही चीज यूज होता है तो इनपुट और मटेरियल की क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती। पता है हम इनपुट और मटेरियल क्लासिफाई करके अपने क्वेश्चन में कब दिखाते हैं?
जब एक से अधिक मटेरियल होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर एक से अधिक मटेरियल होता है तभी इस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कि आप मटेरियल को डिवाइड कीजिए और बताइए कौन सा इनपुट है और कौन सा मटेरियल है, या फिर आप क्लासिफाई कर दीजिए एज मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। लेकिन अगर एक ही मटेरियल है तो क्या हम उसको नाम देंगे मटेरियल 1 या फिर मटेरियल 2? नहीं, अगर एक ही मटेरियल तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। अगर एक ही मटेरियल है तो हम उसको बोलेंगे मटेरियल, लेकिन पता है वो मटेरियल मटेरियल नहीं है, वो है क्या? इनपुट। बड़ी आफत है, ध्यान देना होगा आपको। अगर एक प्रोसेस में एक ही मटेरियल है तो वो मटेरियल 1 मटेरियल 2 नहीं है, वो इनपुट मटेरियल नहीं है, वो सिर्फ क्या है? मटेरियल। क्योंकि इस क्लासिफिकेशन की जरूरत तभी होती है व्हेन यू हैव मोर देन 1 मटेरियल। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस में सिर्फ एक ही मटेरियल तो हम उसको सिर्फ मटेरियल बोलते हैं, तो क्लासिफिकेशन नहीं करते उसकी। लेकिन अगर उसको हम मटेरियल लिखते भी हैं तो भी वो होता क्या है? वो होता इनपुट है। ठीक है, वो मटेरियल नहीं है, क्योंकि मटेरियल तो हम किसको बोल रहे हैं? जल्दी बोलिए, मटेरियल हम किसको बोल रहे हैं? जो आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन नहीं करता। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ही कब करते हैं हम? जब एक से अधिक मटेरियल होता है। ठीक है, और जब एक ही मटेरियल होता है तो हम उसको बोलते मटेरियल है, लेकिन वो होता इनपुट है। सबको याद रहेगा इतनी बात कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस में एक ही मटेरियल है तो क्लासिफिकेशन नहीं करना, उसको बोलना क्या है? मटेरियल, लेकिन वो होगा क्या? इनपुट। ठीक है, चलिए सब्सिक्वेंट प्रोसेस में हम लोग आते हैं। सेकेंड प्रोसेस में, क्या सेकेंड प्रोसेस में कोई ना कोई मटेरियल ऐड होना जरूरी है, या हो सकता है सिर्फ लेबर ही काम कर रहा हो? सिर्फ लेबर ही काम कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। अगर दूसरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ लेबर काम कर रहा है तो ठीक है, यहां पे मटेरियल नहीं होगा, लेकिन जो पिछले प्रोसेस से उठ के आया है वो इनपुट रहेगा कि नहीं? रहेगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड प्रोसेस के लिए भी हम लोग वही बात कर सकते हैं। पहले प्रोसेस से जो आउटपुट निकल के आ रहा है, हम जानना ये चाहते हैं कि ये आउटपुट क्या है? ये WIP है या फिनिश गुड्स है? हाँ, WIP है। जो दूसरे प्रोसेस से निकल के आउटपुट आया, यानी बेक किया हुआ पिज्जा ब्रेड अलोंग विथ टॉपिंग, ये क्या है? ये WIP है या फिनिश गुड्स है? ये WIP है। ठीक है, इस प्रोसेस से निकल के जो आया वो क्या है? वो फिनिश गुड्स है। ठीक है, ये आपको लगा, लेकिन ये भी फिनिश गुड्स है और ये भी फिनिश गुड्स है। चलिए समझिएगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का जो आउटपुट होता है, हम उसको उस प्रोसेस का पता है क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। ठीक है, WIP किसे कहेंगे अब ये समझते हैं। पहले प्रोसेस में हमने 100 ब्रेड डाली बेक करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड सिर्फ 80 ब्रेड बेक हो पाई और 20 ब्रेड बच गई। जो 20 ब्रेड बेक नहीं हो पाई, ठीक है, आधी अधूरी सीखी हुई थी, थोड़ा बहुत बटर डला हुआ था, पता है उसे क्या बोलेंगे? WIP। ठीक है, WIP वो होता है जो एक प्रोसेस से बाहर नहीं निकल पाता। हम प्रोसेस में जो इनपुट डालते हैं, ऐसे समझ लीजिए ये मेरी एक मशीन है। ठीक है, इसमें से हमने क्या डाला? इसमें हमने डाला इनपुट और मटेरियल, यही वाला जो यहां लिख रहे थे। ठीक है, ये एक मशीन है जिसमें हमने इनपुट और मटेरियल डाला। अगर इस मशीन से वो बाहर हो जाए प्रोसेस होके, तो पता है उसे क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स ऑफ प्रोसेस 1। फिनिश गुड्स कंपनी का नहीं, फिनिश गुड्स ऑफ प्रोसेस 1। और जितना मशीन के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया, उसे क्या बोलेंगे? WIP ऑफ प्रोसेस 1। क्लियर है बात? आप WIP इसको नहीं बोलोगे, कंपनी के लिए जरूर WIP है। कंपनी के लिए तो ये जो बाहर निकल के आ रहा है ये क्या है? WIP। लेकिन WIP इसको बोला नहीं जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? हमेशा फिनिश गुड्स। ठीक है, हमेशा फिनिश गुड्स और WIP की भी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ कंपनी नहीं देंगे हम, कैसे देंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो बाहर आ गया वो फिनिश गुड्स, जो मशीन के अंदर रह गया वो WIP। ठीक है, एक बात बताइए, जो तीसरे प्रोसेस से निकल के आ रहा है वो क्या है? सिर्फ इस प्रोसेस का फिनिश गुड्स या कंपनी का भी फिनिश गुड्स? कंपनी का भी फिनिश गुड्स। ठीक है, बात जो तीसरे प्रोसेस से निकल के आएगा वो कंपनी का भी फिनिश गुड्स कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट बात समझते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग और क्यों की जा रही है। हमने आपको बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चले कि हर फेज में खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये तीनों प्रोसेस एक साथ करा रहे होते, ठीक है, एक लेबर उसी में क्या कर रहा है? बेक कर दे रहा है, खटाक से दूसरा टॉपिंग लगा दे रहा है, तीसरा केचप लगा दे रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंटेशन हमने नहीं किया है। ठीक है,
और हम जब महीने भर का खर्चा जोड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक पिज्जा पे जो खर्चा आ रहा है वो 400 रुपए का आ जा रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि हमारी लागत तो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी लागत ज्यादा हुई तो क्यों हुई। ठीक है, कौन इनएफिशिएंट है ये नहीं पता चल पा रहा है, किसकी इनएफिशिएंसी की वजह से मेरा खर्चा ज्यादा हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया, डिपार्टमेंटेशन बना दिया। हमने कहा पता चल जाएगा कि ये काम करने में कितना खर्चा लगता है, इस काम करने में कितना खर्चा लगता है, और इस काम को करने में कितना खर्चा लगता है। जहां भी इनएफिशिएंसी होगी वो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण क्या है पता है, हमारी जो पिज्जा की डिमांड है वो सिर्फ 100 है। ठीक है, हम एक दिन में 100 पिज्जा बेच सकते हैं, लेकिन अगर बेक किए हुए ब्रेड की बात करें तो हम 400 ब्रेड बेक करते हैं। पता है क्यों 400 ब्रेड बेक करते हैं? 300 ब्रेड तो बेक किया हुआ ही एज इट इज बेच देते हैं, और 100 क्या करते हैं, पिज्जा बना के बेचते हैं। और डिपार्टमेंटेशन हमने इसीलिए किया था। पता है मेरे पास कुछ कस्टमर है जो हमसे क्या चाहते हैं, बेक किया हुआ ब्रेड चाहते हैं। ठीक है, और कुछ को हमें क्या बेचना है, रेडी पिज्जा बेचना है। अगर ये प्रोसेस हम अलग से नहीं करते तो क्या हमें पता चल पाता कि बेक किए हुए ब्रेड की कितनी लागत है? नहीं, हमको बेक किया हुआ ब्रेड भी अलग से बेचना है, और इसलिए हमने क्या किया, यहीं पे प्रोसेस को कट कर दिया। हमने कहा यहां तक का खर्चा हम क्या करेंगे, अलग से जोड़ेंगे। आई बात समझ में सबको? मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो ब्रेड बेक किए हुए पे टॉपिंग लगवा के लेते हैं बिना केचप के। ठीक है, तो हमको वहां तक के खर्चे क्या करने हैं, अलग से जानने हैं, इसलिए हमने प्रोसेस को यहां पे भी ब्रेक कर दिया। अगर मेरे पास ऐसा होता कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो बेक किया हुआ ब्रेड चाहते हैं और कुछ सीधे पिज्जा चाहते हैं, तो पता है ये दोनों प्रोसेस हम क्या किए होते, मर्ज कर दिए होते। इनके खर्चे अलग अलग निकालने का क्या ऑब्जेक्टिव था? इनके खर्चे हम अलग अलग इसीलिए निकाल रहे होंगे क्योंकि हमको खर्चा इस स्टेज के बाद भी जानना है। क्यों जानना है भाई इस स्टेज के बाद खर्चा? क्योंकि मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो इस स्टेज के बाद भी क्या करेंगे, आउटपुट को खरीदेंगे। तो अगर हम अपनी लागत नहीं जानेंगे इस स्टेज के बाद तो हम कैसे बेच पाएंगे? सबको बात समझ में आ रही है? आइए इसी प्रोसेस को अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बात समझते हैं। इसी स्ट्रक्चर को, ढांचे को, एक दूसरा प्रोडक्ट तैयार करते हैं और फिर से समझते हैं कि क्या हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अभी फिगर्स में हम लोग प्ले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ढांचा आपके दिमाग में बैठा रहे हैं। ठीक है, जब मेरे दिमाग में ये ढांचा बैठा रहेगा तो हमें अकाउंट बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, हम लोग जीन्स बनाते हैं, और इनफैक्ट जीन्स तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब तक न बनाए हम तो कॉस्टिंग पूरी ही नहीं होती। ठीक है, चलिए प्रोसेस डिवाइड कराइए हमें। पहले प्रोसेस में क्या करें हम लोग, कटिंग कर लेते हैं। दूसरे प्रोसेस में स्टिचिंग कर लेंगे, और बटन और जिप लगाने का काम एक तीसरे प्रोसेस में करते हैं, थर्ड प्रोसेस में। बटन प्लस जिप, इतना कुछ करेंगे और जीन्स रेडी हो जाएगी। ठीक है, कटिंग में क्या यूज होगा जल्दी बताइए? क्लोथ, और कुछ? सीजर। सीजर यूज होगा? हाँ नहीं, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रखी है उनको मालूम है कि सीजर क्या है, एसेट है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कपड़े से जींस तैयार हो जाएगी, लेकिन सीजर भी क्या तैयार हो जाएगा कपड़े के साथ ही साथ जींस बन के? नहीं। ठीक है, सीजर तो मेरा कैपिटल एसेट है, उसको हम कई जींस में यूज करेंगे, और जिन भी एसेट्स को हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में उनका क्या चार्ज कर देते हैं प्रोडक्शन पे? डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो सीजर का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, सीजर इनपुट नहीं है हमारा। कटिंग में स्टेज में हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? क्लोथ। देन स्टिचिंग में क्या यूज करेंगे जल्दी बताइए? थ्रेड। हम लोग थ्रेड यूज करेंगे यहां पे। और बताइए यहां पे क्या यूज होगा? बटन यूज होगा और जिप यूज होगा। और बटन और जिप लगाने के लिए थ्रेड यूज करोगे? बटन और जिप लगाने के लिए थ्रेड यूज करेंगे? यस करेंगे, तो थ्रेड भी यूज होगा। क्या निडल भी यूज होगा? हाँ, निडल यूज नहीं होगा? हाँ,
निडल यूज होगा। निडल जो है वो क्या है, कंज्यूमेबल्स है, वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल उसे कहते हैं जो आउटपुट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। निडल जो है वो आउटपुट में प्रेजेंट नहीं होगा, निडल क्या होगी, टूट टूट के खत्म हो जाएगी, वो कंज्यूमेबल्स है, प्रोसेस में क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए देखिए अब इसको हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इनपुट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड, ठीक है। जल्दी बताइए ये क्लोथ क्या है, इनपुट है कि मटेरियल है? हाँ, इनपुट है, ठीक है। मटेरियल है क्या इस प्रोसेस में? नहीं, मटेरियल है ही नहीं इस प्रोसेस में, तो क्या हम इसे इनपुट बोलेंगे? नहीं, बोलेंगे क्या, मटेरियल। अगर हम जीन्स बनाएंगे, पहला प्रोसेस करेंगे, तो हम क्लोथ को क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे। ऑल्दो इन सेंस उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है, इनपुट वाला। निश्चित सी बात है भाई कि अगर 2 मीटर कपड़े में एक जींस तैयार होगी, हम कपड़ा उसे बढ़ा के देंगे, 4 मीटर देंगे तो वो क्या करेगा, 2 जींस तैयार करेगा। 6 मीटर कर देंगे तो क्या होगा, 3 जींस तैयार करेगा। हम जैसे जैसे कपड़ा बढ़ाते जाएंगे उसकी आउटपुट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगेन देखिए इसकी जो टोटल है वो अगले प्रोसेस के लिए क्या कहलाएगी, इनपुट कहलाएगी। इस प्रोसेस में हम लोग थ्रेड यूज कर रहे हैं, वांट टू नो कि ये थ्रेड क्या है, इनपुट या मटेरियल? मटेरियल। ये तो कसम खा लेना है, सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस में कभी भी इनपुट इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। सब्सीक्वेंट प्रोसेस का इनपुट क्या होता है हमेशा, प्रीसीडिंग प्रोसेस का आउटपुट। पिछले प्रोसेस का जो आउटपुट है सब्सीक्वेंट प्रोसेस का, वही क्या होगा, इनपुट होगा। सब्सीक्वेंट प्रोसेस में आंख बंद करके जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या है, मटेरियल है, ठीक है, जिसे हम मटेरियल 2 भी बोलते हैं, ठीक है। ये थ्रेड जो है वो मटेरियल कहलाएगा, रीजन बीइंग कि हम उसे थ्रेड कितना भी दे दें, ठीक है। अगर कटा हुआ कपड़ा जो यहां पे आया है वो 2 जींस का है, हम कितना भी उसको थ्रेड दे दें, क्या 2 जींस से ज्यादा वो कर सकता है? नहीं, वो 2 ही जींस तैयार कर पाएगा, दैट टू मैक्सिमम 2 जींस तैयार कर पाएगा, ठीक है। अगेन यहां पे बटन, जिप और थ्रेड यूज हो रहा है, जानना ये चाहते हैं व्हाट इज दिस, ये सब के सब क्या है, मटेरियल, ठीक है। ओवरहेड क्या होता है, व्हाट इज ओवरहेड? अगर एक खर्चा ऐसा था जो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस तीनों के लिए क्या हुआ है, क्यूमुलेटिवली इंकर हुआ है, एंड यू नीड टू डिवाइड दैट एक्सपेंडिचर इनटू दीज 3 प्रोसेसेस, तो उसे क्या कहा जाता है, ओवरहेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन तीनों प्रोसेस को देखने के लिए हमने क्या रखा है, एक मैनेजर रखा है, तो इस मैनेजर की जो सैलरी है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इन तीनों में बांटनी पड़ेगी, और इस खर्चे को अब हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड। आगे बात समझ में सबको? हटा सकते हैं इसको? ये जो मेरे प्रोसेस होते हैं, दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और दे मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब इसका मतलब समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या चीज होती है और नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या चीज होती है। आपको एग्जाम में इस पे बहुत ध्यान देना होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तो अकाउंट एकदम अलग बनते हैं, और नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लिखा हुआ है तो अकाउंट अलग बनते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोसेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है कि नहीं है, ठीक है। प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होने का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस में अलग अलग खर्चा इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें कटिंग कराने के बाद भी हो सकता है कपड़े क्या करने हैं, बेचने हैं, ठीक है। एक दूसरी फैक्ट्री है जो हमसे क्या कहती है कि आप कटिंग करके कपड़ा हमको दे दीजिए, बाकी वो लोग स्टिचिंग और जिप वगैरह अपना लगा के क्या करते हैं, जींस बना के बेचते हैं। और हम लोग फाइनल प्रोडक्ट भी बना के बेचते हैं, मतलब कि कटिंग कराने के बाद स्टिचिंग भी कराते हैं, बटन जिप लगा के खुद भी जींस बेचते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर है, इस डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर है, और इस डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर है, ठीक है।
कंपनी इस डिपार्टमेंट के मैनेजर को यह कहती है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट जितना भी बाहर माल बेचेगा, क्या चीज बेचेगा ये डिपार्टमेंट? बोलिए क्या बेचेगा? कटा हुआ कपड़ा। ठीक है, कटा हुआ कपड़ा जो मार्केट में बेचेगा, उससे जितनी कमाई होगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम तुमको क्या देंगे? बोनस देंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रॉमिस किया गया है तो इस प्रोसेस का जो प्रॉफिट है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस का प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा? ये प्रोसेस जितना भी बाहर माल बेचती है उसमें जितना कमाती है वो क्या बन जाएगा? इस प्रोसेस का प्रॉफिट। और ये बात समझ में, ये प्रोसेस का भी अपना एक मैनेजर है, वो स्टिच किया हुआ कपड़ा क्या करता है? बेचता है। ठीक है, बटन जिप वगैरह बिना लगाए। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट जितना कमाती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट का क्या मिल जाता है? इस डिपार्टमेंटल मैनेजर को बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में मिल जाता है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अलग से कंप्यूट करना पड़ता है। अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कहलाता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का प्रॉफिट अगर उस प्रोसेस का प्रॉफिट कहलाता है तो उसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो सेंटर है, ठीक है, वो प्रोसेस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाता है जिसका प्रॉफिट हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस का प्रॉफिट। अगर मान लीजिए ये प्रोसेस कमाए, चाहे ये प्रोसेस कमाए, चाहे ये प्रोसेस कमाए, सब कुछ कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है। हम सीधे सीधे उसको कहां ले जाते हैं? कंपनी के पीएल में। प्रोसेस का प्रॉफिट उसको बोलते ही नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो पता है इसका मतलब क्या है? मेरे प्रोसेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है। हमने प्रोसेस तो अलग अलग डिवाइड किया है। ठीक है, इसका खर्चा, इसका खर्चा, इसका खर्चा अलग अलग जानना चाहते हैं, लेकिन अगर इसका खर्चा बहुत कम है, ये लोग ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसके मैनेजर को शाबाशी नहीं देते हैं। लेकिन अगर खर्चा ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? हम डांटते जरूर हैं। तो पता है इसका मतलब क्या है? मेरे प्रोसेसेस क्या है? नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कब होता है? जब हम प्रॉफिट भी प्रोसेस का क्या करते हैं? अलग अलग निकालते हैं। हमने प्रोसेस को अलग अलग क्यों किया है? ये बताइए क्यों किया है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि खर्चे किसी प्रोसेस के अधिक तो नहीं हो रहे। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस का खर्चा अधिक होगा तो हम क्या करेंगे? उसके मैनेजर को डांटेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे प्रोसेस का खर्चा कैसे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तुम ध्यान से काम किया करो। लेकिन अगर साथ ही साथ हम इंकरेजमेंट भी देते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट, उस मैनेजर को क्या करेंगे? इंकरेज करेंगे। तो पता है हम क्या बना लेते हैं उस प्रोसेस को? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उस प्रोसेस को कहा जाता है जब हम प्रोसेस का प्रॉफिट कहां रिकॉग्नाइज करते हैं? प्रोसेस में। ठीक है, नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब है प्रोसेस कितना कमाती है इससे प्रोसेस को नहीं बताएंगे हम, वो किसका प्रॉफिट है? कंपनी का प्रॉफिट है। क्लियर है बात सबको? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? व्हेन द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसको कहते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है आधा अधूरा बना हुआ, अभी बीच में ही है। ठीक है, तो अगर अभी एक ही प्रोसेस हुआ है तो वो क्या है? प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, when the profit on sale of intermediate product of a process is treated as profit of that process। क्या लिखा आपने? when the profit on sale of intermediate product of a process is treated as profit of that process। और यहां क्या लिखेंगे? when the profit on sale of intermediate product of a process is treated as profit of company।
तो बस इतनी सी बात है कि यहां पे प्रॉफिट प्रोसेस का ही प्रॉफिट है और यहां पे प्रॉफिट किसका है? कंपनी का है। When a process is responsibility center, format of process account, अब प्रोसेस का पहले तो हम नाम देंगे, जैसे प्रोसेस अगर 3 प्रोसेसेस हैं तो प्रोसेस 1, 2 एंड 3 सबका अकाउंट बनेगा। मान लीजिए ये पहला प्रोसेस है तो विल नेम इट एज प्रोसेस 1 अकाउंट। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। हम लिखेंगे इनपुट टू मटेरियल टू लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या लिखें? टू ओवरहेड। ठीक है। इनपुट की यूनिट भी लिखेंगे, हालांकि बाकी सबकी यूनिट नहीं लिखेंगे, बाकी सबका सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? अमाउंट। अगर सिर्फ अमाउंट कॉलम को देखिए तो इसका मतलब क्या है? कितने खर्चे आपके इस प्रोसेस में लगे हैं उसकी जोड़ आ रही है। ठीक है। और ये यूनिट क्या चीज डिटरमिन करा रही है आपको? कितना यूनिट आपने प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। जहां पे भी आप यूनिट लिखेंगे बस वहीं पे रेट लिखने की जरूरत पड़ेगी। अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रेट। ठीक है। अब इधर हम लोग पहले यूनिट की टैली बनाएंगे। हमने 1000 यूनिट डाला तो उसमें से कुछ क्या हो सकता है? नॉर्मल लॉस। तो ये रही नॉर्मल लॉस की यूनिट, सिर्फ यूनिट में लिखिए। अभी जैसे 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, सोचा था कितना लॉस हो जाएगा? 5%। तो 1000 में लॉस कितना हो जाएगा? 50 यूनिट। लेकिन लॉस हुआ कितना है पता है? 70 यूनिट। और आया कितना है आउटपुट? 930 यूनिट। तो क्या क्या और लिखे हम लोग? बाई एबनॉर्मल लॉस भी लिखें, बाई नॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस। देन देयर आफ्टर बचा कितना? 930 यूनिट। 50 यूनिट ये हो गया, 20 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गया, बचा 930 यूनिट। 930 यूनिट की भी अगर हम बाइफर्गेशन देख रहे हैं तो पोजीशन ये है कि 30 यूनिट अभी मशीन के बाहर नहीं निकली है, 30 यूनिट अभी भी कहां है?
मशीन के अंदर है, उसे क्या बोला जाता है? WIP। बाहर कितनी आ गई है? 900 यूनिट। फिर से रिपीट कर देते हैं, 1000 यूनिट हमने डाला था, ठीक है, सोचा था 5% लॉस होगा, यानी कि 50 यूनिट लॉस होगी, तो 50 यूनिट ये लिखा हुआ है, लेकिन हुई लॉस कितनी? 70 यूनिट्स, तो 20 यूनिट ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो कितनी बच गई अब? 930 यूनिट। 930 यूनिट में से 30 यूनिट अभी मशीन के अंदर ही है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? WIP। 900 यूनिट मशीन के बाहर आ गई, जिसमें से 500 यूनिट हमने बेच दिया और 400 यूनिट अगले प्रोसेस में ले गए। 500 यूनिट हमने बेच दिया और बैलेंस हम अगले प्रोसेस में ले गए, तो इसमें से हो सकता है कुछ सेल हो गई हो, बाई सेल, और बाई प्रोसेस 2 अकाउंट। जितनी अगले प्रोसेस में गई उसे हम लिख दिया बाई प्रोसेस 2 अकाउंट। कोई तकलीफ किसी को? जो हम बोल रहे थे कि एक प्रोसेस का फिनिश गुड्स होता है, वो कहां है फिनिश गुड्स में? जो हम बाई प्रोसेस 2 लिख रहे हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? और बाई फिनिश गुड्स में। अगर हम इस प्रोसेस में बाई फिनिश गुड्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इस प्रोसेस का फिनिश गुड्स है जो कहां जाएगा? अगले प्रोसेस में। अगले प्रोसेस का इनपुट कहां है? यही है बाई प्रोसेस 2। ये जो दिख रहा है आपको, यही क्या है? अगले प्रोसेस का इनपुट है, ठीक है। अब हम सारे नामकरण भी आपको दे देते हैं, जैसे हम क्या क्या अलग अलग नाम यूज करते हैं। इसको हम मटेरियल 1 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल 2 बोलते हैं। फिनिश गुड्स हम किसको बोलते हैं? इसी को हम फिनिश गुड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट भी इसी को बोलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इनपुट। अच्छा, जिस तरीके से आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है वैसे ही एबनॉर्मल गेन भी हो सकता था। हो सकता है कि आपने एक्सपेक्टेशन रखी है कि कितनी यूनिट खराब हो जाएगी? 50 यूनिट, जबकि खराब कितनी हुई? 30 यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर 30 यूनिट भी खराब हुई तो नॉर्मल लॉस तो कितना लिखेंगे? 50 यूनिट ही, ठीक है। तो 20 यूनिट किधर लिखना पड़ेगा? इधर लिखेंगे तो जाके बैलेंस हो जाएगा। इसे हमने लिखा टू एबनॉर्मल गेन। यूनिट लिखेंगे इसे बैलेंस करने के लिए। देखिए, कुछ बच्चों को ये परेशानी हो सकती है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर सचमुच मेरी 50 यूनिट एक्सपेक्टेशन थी और खराब हुई 30 यूनिट, तो 30 यूनिट को ही लॉस बोलना चाहिए। ये झूठ मूठ का 50 यूनिट को लॉस बोलना और 20 यूनिट को एबनॉर्मल गेन बोलने का क्या मतलब है? ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगली क्लास में आपको ये सारी बात पता चल जाएगी कि क्यों लॉस 50 यूनिट तब भी बोल रहे हैं जब हमारा एक्चुअल लॉस पता चल गया कि वो कितनी है? 30 यूनिट। ठीक है बात? तब अगली क्लास तक हम इस स्टेज पे होंगे और इतना कुछ समझ चुके होंगे कि हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर हमें पता भी चल गया है कि 30 यूनिट ही एक्चुअल लॉस है, तो भी हम लॉस कितना बोल रहे हैं? 50 यूनिट। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस को आप जितने में रियलाइज कर लेते हो, ये आपका स्क्रैप है समझिए। ठीक है, हम इसे जितने में रियलाइज कर लेते हैं वो अमाउंट यहां पे है। एबनॉर्मल लॉस, जितना आपका एबनॉर्मली लॉस हो गया उसकी जितनी कॉस्ट है, जितनी लागत लगी है, वो हमने यहां पे कर दिया। WIP की लागत हमने यहां पे कर लिया। लेकिन यहां सेल पे यहां पे लागत नहीं होगी, कॉस्ट नहीं होगी। पता है यहां पे क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस होगा और ये वाला बन जाएगा आपका सेल वैल्यू। अगर ये सेलिंग प्राइस और सेल वैल्यू बन गया है, यहां पे वैल्यू सेल की बन गई है इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, तो बताइए ये दोनों अकाउंट टैली करेगा? इधर सारे खर्चे लिख रहे हैं और इधर हमने क्या लिख दिया है? सेल वैल्यू। जो माल हमने बेचा अगर हम उसकी कॉस्ट लिखे होते, जैसे 500 यूनिट बेचा, 500 यूनिट की जो लागत आई है वो अगर लिखे होते, तो ये अकाउंट क्या होता? दोनों तरफ बैलेंस रहता। लेकिन यहां तो हम सारे खर्चे जोड़ रहे हैं और यहां पे बाकी सबका खर्चा है, लेकिन सेल जितनी यूनिट की है उसकी क्या है? सेल वैल्यू। तो उसके अंदर जितना प्रॉफिट का एलिमेंट है उतने से इधर वाला अकाउंट क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अब उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू कॉस्टिंग PL, सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है आपको बता दें? प्रॉफिट ऑन
सेल, सेल जितना इसके अंदर प्रॉफिट है, लागत से जितना ऊपर आप दिखाए हो इसको, उतना आप यहां लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 150 रुपया यूनिट आपकी कॉस्ट है और 180 रुपया आपकी सेलिंग प्राइस है, तो 30 पर यूनिट का प्रॉफिट है। जितनी यूनिट बेचे हो उसमें 30 रुपए मल्टीप्लाई करके सीधे प्रॉफिट यहां लिख दीजिए। ठीक है, बाय प्रोसेस 2 जितनी लागत है वो लिख देंगे, अगले प्रोसेस में चला गया ये। एबनॉर्मल गेन की भी वैसे ही कॉस्ट लिखनी होगी आपको। ये अकाउंट टोटल हो जाएगा। टोटल किन चीजों की करते हैं? बस यूनिट कॉलम और अमाउंट कॉलम। यूनिट कॉलम और अमाउंट कॉलम की जोड़ लगा लेंगे। रेट कॉलम की टोटल नहीं की जाती। रेट की क्या टोटल करोगे? ये कोई बैलेंसिंग थोड़ी ना हो रही है। देखिए प्रोसेस अकाउंट तो क्या है, ये अमाउंट कॉलम जो है ये आपका प्रोसेस अकाउंट है, और ये यूनिट क्या है, यूनिट के टैली बना रहे हैं समझिए। ठीक है, कितना माल डाले, क्या क्या चीज है, कितना कितना है, ये पता चल जा रहा है बस। ठीक है, तो यूनिट देख ले रहे हैं कि मेरा बैलेंस हो गया है कि नहीं, और अमाउंट कॉलम हमको क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्रोसेस अकाउंट दिखा रहा है हमको। अब हम देखने जा रहे हैं व्हेन प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इफ द प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो प्रोसेस अकाउंट कैसा दिखाई देगा? बस हेडिंग दीजिए और लिखिए फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट, और उसके बाद देखिए हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि कहां डिफरेंस है। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर था, इसलिए प्रॉफिट यहां पे आया। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है तो प्रॉफिट इस प्रोसेस का भी कहां जाना चाहिए? कंपनी के पीएल में सीधे। ठीक है, यहां प्रॉफिट दिखना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये प्रॉफिट प्रोसेस भी जितना कमा रहा होगा इस प्रोसेस में हम नहीं दिखाएंगे, उस प्रॉफिट को उठा के सीधे कहां दिखाएंगे? कंपनी का जो पीएल होगा उसी में दिखाएंगे। तो ये यहां नहीं आना चाहिए, ये गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ क्यों हो रहा था, ये क्यों आ जा रहा था प्रॉफिट? ये जो सेल था ये आपने किस पे दिखा दिया है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, अब हम इसको सेल को सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाएंगे, हम यहां लिखेंगे बाई कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, और यहां पे सेलिंग प्राइस की वजह पता है क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट, और ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। अगर हम 500 यूनिट बेचे हैं तो 500 यूनिट की जो कॉस्ट ऑफ सेल है, मतलब जो लागत आ रही है, हम उससे क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर भी सारी कॉस्ट है और इधर भी कॉस्ट हो गई तो क्या ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब हम इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। हमने कॉस्ट ऑफ सेल दिखा दिया इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यू, तो अपने आप प्रॉफिट वाला एलिमेंट क्या हो गया? यहां से इग्नोर हो गया। अब इसके बाद जब हम कॉस्टिंग पीएल बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमने ये एंट्री क्या है? कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, तो कॉस्टिंग पीएल में हम क्या लिखेंगे? टू प्रोसेस 1। मान लीजिए टू प्रोसेस 1 जो भी है, यहां पे 25,000 रुपया। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे बाई सेल। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहां क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। आई बात समझ में? सेल की पोस्टिंग यहां ना करके हम सीधे कहां कर रहे हैं? कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, और अगर कंपनी का कॉस्टिंग पीएल है तो ध्यान दीजिए यहां प्रोसेस 1 हो जाएगा, टू प्रोसेस 2 हो जाएगा, टू प्रोसेस 3 हो जाएगी, टोटल सेल वैल्यू जितनी होगी वो यहां हो जाएगी, तो सीधे कंपनी का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली प्रोसेस 1, हमने तो अभी प्रोसेस 1 ही यहां पे सिखाया आपको, इसलिए प्रोसेस 1 लिखा था। कंपनी के और भी जितने प्रोसेस हैं, प्रोसेस 2, ये सब कुछ यहां पे आ जाएगा, और सीधे ऑटोमेटिक फिर यहां पे क्या आ जाएगा? कंपनी का प्रॉफिट। तो यू विल हैव टू टेक केयर कि आपको एग्जाम में क्या बता रहा है।
प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है कि नहीं है। अगर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है तो अंतर सिर्फ इतना है कि आपको यहां पे क्या लिखना होगा, सेल, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यूज करना होगा रेट में। लेकिन इन केस इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर देन यू विल हैव टू यूज कॉस्ट ऑफ सेल। अब नेक्स्ट बात, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में ये बात मेंशन ही नहीं है कि प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है कि नहीं है, तो क्या एज्यूम करेंगे? लिखिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये एज्यूम कर लोगे कि प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, ठीक है। और कौन सा फॉर्मेट बनाओगे? पहले वाला फॉर्मेट। कॉपी कर रहे हैं, इसको कर लीजिए। कर लिया? हटा सकते हैं ना? यहां पे हमने यूनिट लिखवाई है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, WIP बाई प्रोसेस 2, ठीक है। और ये सेल वाली यूनिट थी, ठीक है। सेल को तो अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, बस आपको हमको ये बताना है कि अगले प्रोसेस में कितनी यूनिट जा रही है, कितने को हम नॉर्मल लॉस कहेंगे, कितने को एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। आप यूनिट के नंबर्स बताइए, ठीक है। हमने यहां पे 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस की, ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस कितना था? 50 यूनिट। यहां पे बाहर आ गई है 910 यूनिट। चलिए जल्दी जल्दी हमको बताइए क्या आपको कहना है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, व्हाटएवर जो जो आपको लगता हो, सबकी यूनिट्स बताइए हमको। नॉर्मल लॉस सबको ही बता देगा हमें लगता है। नॉर्मल लॉस बताइए 50 यूनिट। और कुछ बोलिए। एबनॉर्मल लॉस भी बच्चे बोल रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना? हाँ, एबनॉर्मल लॉस कितना?
अरे एबनॉर्मल लॉस 40 यूनिट, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि WIP, बोल दीजिए जो WIP बोल रहे हैं कितना, 40 यूनिट। अच्छा, और कुछ बोलिए। अगले प्रोसेस में जो यूनिट जा रही है दैट इज फिनिश गुड्स, वो कितनी यूनिट, 910 यूनिट। शायद वो चीज अपने आप आपके दिमाग में आ गई जो हम आपको सिखाना चाहते थे कि अगर हमने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, 910 यूनिट बाहर आई है, नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस 50 यूनिट था, तो नॉर्मल लॉस तो उसी को कहा जाता है, तो ये तो हो गई 50 यूनिट। अगर 910 यूनिट ही बाहर आई है तो बच गई कितनी, 40 यूनिट। तो वो 40 यूनिट को क्या बोले, मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड लॉस हो गया कि वो WIP है। अब बात समझिएगा, अगर जो डिफरेंस होता है आपकी आउटपुट में, 910 यूनिट आपकी आउटपुट है और लॉस कितना दिखाई दे रहा है, नॉर्मल लॉस कितना है, 50 यूनिट, तो कुल मिला के अभी तक कितना हुआ, 960 यूनिट, 40 यूनिट बच गई। वो 40 यूनिट क्या हो सकती है, वो एबनॉर्मल लॉस भी हो सकती है और क्या हो सकती है, WIP। ठीक है, अगर वो मशीन के अंदर है 40 यूनिट तो वो क्या है, WIP। और अगर मशीन खाली हो चुकी है तो पता है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। जैसे अगर मशीन खाली हो गई, मशीन में तो माल है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है बाकी यूनिट खराब हो चुकी है, वो लॉस हो गया है और आपको कितना मिला है आउटपुट, 910 यूनिट फाइनली, एंड दैट 40 यूनिट इज एबनॉर्मल लॉस। बेसिकली होता क्या है, जब हम एक प्रोसेस करते हैं, 1000 यूनिट डालते हैं और बाहर 910 यूनिट आ जाती है और अब हमको लगता है कि माल अंदर तैयार नहीं हो रहा है, तो हम मशीन खोल के देखते हैं और मशीन खोल के ये देखते हैं कि अंदर जो यूनिट है अभी वो तैयार हो रही थी, वो अभी खराब नहीं हुई है, टूटी नहीं है, तो वो क्या है, WIP। अगर वही टूट गई है, खराब हो चुकी है, तो वही क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये दोनों आइटम ऐसे हैं कि अगर हम कैलकुलेशन वाइज बात करें, जब हम लोग कैलकुलेटिव वर्क करेंगे, तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो एक साथ नहीं समझी जा सकती। तो पता है आज की क्लास में अगर कोई भी डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। हम ये मान के चलेंगे कि मशीन क्या है, खाली है। ठीक है, जब हम अगली क्लास आपके साथ स्टार्ट करेंगे तो जो भी डिफरेंस होगा पता है वो क्या होगा, वो WIP। कोई लॉसेस नहीं होंगे। हम कहेंगे एक यूनिट भी खराब नहीं होती है, या तो वो बाहर निकलती है और नहीं तो क्या रहती है, मशीन में। और जब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आइसोलेटेड समझ में आ जाएंगे, तब आप इस पोजीशन में पहुंचोगे कि आप बाइफरगेट कर पाओगे एक ही प्रोसेस में कि कितनी यूनिट एबनॉर्मल लॉस है और कितनी WIP। ठीक है, तो आई विल मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। एक बार हम लोग एक ही चीज की बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, लॉसेस की। अगर कोई भी डिफरेंस है तो उतनी यूनिट क्या हो गई, लॉस हो गई। और अगले क्लास में जब हम बात करेंगे तो जो भी यूनिट डिफरेंस आएगा वो क्या है, WIP। और ऑटोमेटिक जैसे ये दोनों बात अलग अलग हम समझ लेंगे, फिर हम मर्ज कर देंगे दोनों कॉन्सेप्ट को और फिर आपसे ही पूछेंगे बताइए क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इतनी यूनिट WIP और बैलेंस यूनिट क्या है, मेरी लॉसेस है। ठीक है ये बात। अब नेक्स्ट बात समझते हैं हम लोग। हमने आपसे ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारी एक्सपेक्टेड कितनी है, 50 यूनिट, कि हम 50 यूनिट मेरा लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉस अगर एक्चुअल में 30 यूनिट भी होता है तो भी हम नॉर्मल लॉस कितना बोलते हैं, 50 यूनिट। और अगर एक्चुअल में 70 यूनिट भी लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस तो कितना बोलते हैं, 50 यूनिट ही। ऐसा क्यों करते हैं हम, लॉसेस को 50 यूनिट ही कंसिडर क्यों करते हैं। अब आप एक बात बताइए, ये मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, हमने इसमें कुछ इनपुट डाला, 1000 यूनिट रॉ मटेरियल की डाली, लेबर वगैरह लगे हुए हैं, डायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी लग रहे हैं। इसमें से प्रोसेस होके धीरे धीरे एक एक यूनिट करके आते जाएगा माल। ठीक है, ये 1000 यूनिट हम एक बार में मशीन में नहीं डाल रहे हैं। पता है ये क्या है, अगर हमें खर्चा निकालते हैं तो एक सर्टेन पीरियड पे निकालते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस पीरियड इज 1 ईयर्स टाइम। ठीक है, तो हमें मालूम है कि हम एक साल में 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल डालेंगे। ठीक है, साल भर में लेबर को इतने पैसे देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चे, मेरे रेंट वगैरह के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर का इतना आएगा, तो वो सारे खर्चे हमने यहां पे चिपका दिए। ठीक है, तो क्या आउटपुट भी हमें एक ही दिन सारा मिल जाता है, नहीं, ये रॉ मटेरियल भी एक एक करके हम मशीन में डालें। ये 1000 यूनिट एक ही दिन में थोड़ी ना डाले, किसी दिन 50 डाले थे, किसी दिन 100 डाले थे। हमने क्या किया है, साल भर का खर्चा ले लिया, इतना रॉ मटेरियल डाले, इतना लेबर लगा, इतना बाकी खर्चा लगा। ठीक है,
आउटपुट तो धीरे धीरे करके आ रहा है, पहले 1 यूनिट आया, फिर दूसरी यूनिट कभी आई, ठीक है, और साल भर में मिला के कितनी यूनिट आने वाली है, मेरी एक्सपेक्टेड लॉस कितनी है, 50 यूनिट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है मेरा, बोलिए। अगर एक्सपेक्टेड लॉस आपकी 50 यूनिट है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है आपका, 950 यूनिट। क्या ये 950 यूनिट की एक्सपेक्टेशन किसी एक पर्टिकुलर डे की है, नहीं, ठीक है, ये साल भर की एक्सपेक्टेड आउटपुट है मेरी। पहले दिन 1 यूनिट आएगी, दूसरे दिन हो सकता है 8 यूनिट एक साथ आ जाए, फिर तीसरे दिन कुछ यूनिट आएगी, और मिला के साल भर में कितनी आएगी, 950 यूनिट। हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि जिस दिन मेरी पहली यूनिट आएगी उसी दिन हमको उसकी लागत चाहिए, या फिर साल भर में मिला के जितनी यूनिट आ जाएगी उसकी लागत बाद में हमको चाहिए। जानना ये चाहते हैं कि 1 यूनिट की लागत आपको कब चाहिए, जब पहली यूनिट आई तभी आपको जानना है, या फिर इकट्ठे आ जाने से पहले जितना माल है तब उसके बाद जान लेंगे। पहले दिन जितनी यूनिट आई उसी दिन हमको उसकी लागत जाननी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट की लागत कितनी है तो तभी पता चल सकता है जब सारी यूनिट आ जाए। क्यों? क्योंकि जितना खर्चा लग रहा है डिवाइडेड बाई हमको क्या करना है, यूनिट करना है, ठीक है। और यूनिट कितनी है ये तो तब पता चलेगा जब सारा माल आ चुका है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे ही एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेड लॉस कितनी होगी, और हम मान के चल रहे हैं कि मेरी आउटपुट कितनी होगी, 950, ठीक है। और इसलिए 1 यूनिट का खर्चा निकालते समय हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, पहले दिन ही 950 से डिवाइड कर दिया है। हमने क्या किया, यहां पे जितना खर्चा लगा 1000 यूनिट इनपुट का, बाकी वेजेस, ये सारे खर्चे जोड़ लिए हमने, ठीक है, और डिवाइड कितने से कर दिया, 950 यूनिट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये पहली यूनिट आई थी ना, खर्चा उसी दिन निकालना था, ठीक है। इसीलिए तो एक्सपेक्टेड लॉस हमने कहा था, और इसीलिए बाद में भी अगर लॉस मेरे ऊपर या नीचे हो जाते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 यूनिट की कीमत हम किस दिन निकाल के बैठ चुके हैं, जिस दिन प्रोसेस का पहला आउटपुट आया था। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग करते समय जब प्रोसेस से सारे आउटपुट आ जाते हैं तब आप लागत नहीं निकालते। लागत आप कब निकाल देते हो, जब प्रोसेस का पहला आउटपुट आता है। और जब प्रोसेस का पहला आउटपुट आता है तो आपको पता नहीं होता एक्चुअल लॉस कितने होंगे। उस समय तो हम एक्सपेक्टेड लॉस जानते हैं 50 यूनिट होगी, तो हम जितना भी खर्चा लगाए थे डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, 950 यूनिट। बेसिकली जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो 1 यूनिट की कीमत उसी समय निकाल लेते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस से जैसे ही पहली यूनिट आएगी हमें क्या करना है, इमीडिएट उठा के उसे बेच देना है, तो लागत पहले से ही पता होनी चाहिए। क्लियर है सबको?